हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है जी के करंट अफेयर्स अब तक में। आइए सभी लोग जुड़ जाइए। और आज मैं एक नया टॉपिक हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी से तैयारी करने वाले, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या यूपी बोर्ड परीक्षा या क्लास 10th या क्लास 12th, कोई भी क्लास के बच्चे अगर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आप इनमें से बहुत कुछ सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं संक्षेप में इसको बताऊंगा और अगले क्लास में एक एक काल को बढ़िया से परिभाषित करूंगा, विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। पहले ऐसे संक्षिप्त में सारे कालों के बारे में कुछ डिटेल्स बता रहा हूं। तो आइए देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। काव्य साहित्य का इतिहास में आता है पहला काल आदिकाल। आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है वीर गाथा काल, जो आदिकाल की समयावधि 743 से 1343 ईस्वी से माना जाता है। इसका प्रतीक तलवार और ढाल, शौर्य का प्रतीक। मतलब आदिकाल में अक्सर युद्ध हुआ करते थे, इसीलिए इस काल को आदिकाल में लोग भारत, जैसे हमारा भारत कई राजाओं मतलब राज्य में कई राजाओं का शासन था और भारत में तमाम राजा थे। तो हर राजा अपना अपना क्षेत्र और अपना अपना विस्तार बढ़ाने के लिए अक्सर युद्ध किया करते थे। मुख्य बातें आइए देखते हैं। इस काल में कवियों ने युद्धों का सजीव वर्णन किया और अपने राजाओं की वीरता के गीत गाए। रासो साहित्य इसी काल की देन है। मतलब ये राजा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, मतलब ये अपने राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, काफ़ी प्रशंसा की। और इनमें जितने भी रचनाओं के पीछे रासो लगा हुआ है वो सारी रचना इसी काल से संबंधित है। प्रमुख इनके कवि चंद्रबदाई, जगनीक, अमीर खुसरो, ठीक है, ये इनके प्रमुख कवि हैं। अगले दिन इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अब जब लोग थक हार गए, युद्धों से थक हार गए, तो उन्हें शांति चाहिए और शांति चाहने के लिए और तब ये लोग भक्ति की तरफ बढ़ने लगे, यानी दूसरा काल आ जाता है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा नाम अगर जो आता है कि भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है तो भक्ति काल स्वर्ण काल से। इसकी समयावधि 1343 से 1643 ईस्वी माना जाता है। प्रत्येक चिन्ह जलता हुआ दीपक। अब जलता हुआ दीपक ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। मतलब इस काल में लोग शांति और ज्ञान को उच्च करने के लिए इस काल में लोग कदम रखे और इस इधर अच्छा लगने लगा। युद्धों से थक हार के तो इस काल में लोग, काल ऐसे ही तुरंत नहीं बदला जाता, धीरे धीरे इसमें लोगों में परिवर्तन आता है। जब यह संख्या अधिक हो जाती है तो उस काल को मान लिया जाता है। मुख्य बातें, इसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समाज सुधारकों और ईश्वर के प्रति समर्पण इस काल की मुख्य धारा थी। इनके प्रमुख कवि कबीरदास जो निर्गुण, तुलसीदास और सूरदास जो सगुण भक्ति शाखा के थे। भक्ति काल में भक्ति भावना भी लोग दो तरह से करने लगे। पहला निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। निर्गुण में दो तरह से, ठीक है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा हुआ, और सगुण में दो शाखा हुआ, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जासी और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हुए। ऐसे ही राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हुए और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास प्रतिनिधि कवि हुए। और इन लोगों के बारे में अगले क्लास में विस्तार से बताऊंगा। तीसरा काल आ जाता है रीतकाल। तीसरा काल रीतकाल आ जाता है, जिसे दूसरा नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता। ये 1643 से 1843 ईस्वी इसका समयावधि माना जाता है। प्रत्येक चिन्ह खिला हुआ फूल, सौंदर्य और कला का प्रतीक। मतलब इस काल में श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग सौंदर्य और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने लगे। मुख्य बातें, इस काल में काव्य के सौंदर्य, अलंकारों और नायक नायिका भेद पर अधिक काम हुआ। दरबारों में कविता पढ़ी जाती थी। मुख्य कवि थे बिहारी, केशव, भूषण, मतीराम, ये सब इनके मुख्य कवि थे।
इनमें रसवादी, अलंकारवादी, छंदोयुक्त ये सब कविताएं किया जाने लगा। अगला काल आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी गद्य काल चालू हो जाता है 1843 से अब तक। और गद्य काल में भी कई तरह के बंटवारे हुए हैं, इसको मैं अगले क्लास में ज़रूर बताऊंगा। प्रतीक कलम, नई चेतना और लेखन का प्रतीक, मतलब इस काल में लोग नए तरह से छंदमुक्त होकर कार्य करने लगे। मुख्य बातें, इसमें कविता के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और देश प्रेम की भावना मुख्य रही। मतलब खड़ी बोली की हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और देश विकास की भावना मुख्य रही। मतलब देश के बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने लिखना प्रारंभ किया। जैसे इनके प्रमुख युग भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर, प्रगति युग, ये सारे युग इनमें भी डिवाइड हुए। आइए हम देखते हैं ज़्यादा इन सभी से संबंधित 20 क्वेश्चन और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, वीर गाथा काल में किस काव्य रूप की प्रधानता थी? ऑप्शन ए रासो काव्य, ऑप्शन बी सूफी काव्य, ऑप्शन सी कृष्ण काव्य, ऑप्शन डी राम काव्य। तो वीर गाथा काल या चारण काल, तो उस समय रासो काव्य की प्रधानता थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अवधी भाषा, क्योंकि तुलसी के राम यानी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है और यह अवधी भाषा में है। चौथा क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रामाश्रयी, ऑप्शन बी कृष्णाश्रयी शाखा, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी निर्गुण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, रीत काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी भूषण। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केशवदास। केशवदास का कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 713, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 713 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आधुनिक काल का प्रथम युग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी भारतेंद्र युग, ऑप्शन डी प्रगतिवाद युग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारतेंद्र युग या प्राचीन या भारतेंद्र युग या पूर्व भारतेंद्र युग, किसी भी नाम से आए तो यानी आपको भारतेंद्र युग ही लगाना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मीराबाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महादेवी वर्मा इनके प्रमुख कवयित्री हैं छायावाद युग के। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावाद युग, ऑप्शन डी नई कविता का युग। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रवास महाकाव्य प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आज्ञे, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद सिंह हरियोद,
ऑप्शन डी निराला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी मतीराम। तो 11वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी रीतकाल। तो राइट आंसर 12वें का ऑप्शन सी छायावाद युग की रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी कवि कौन हैं? यानी ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं ऑप्शन ए यानी कबीरदास जी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, साकेत किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी पंथ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। 15वां क्वेश्चन, प्रथम ताज सप्तक का संपादन कब हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1959। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1943 में प्रथम ताज सप्तक का संपादन हुआ। 16वां क्वेश्चन, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेसलदेव रासो, ऑप्शन बी आलखंड, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी विजयपाल रासो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आलखंड रासो को परमाल रासो कहा जाता है, जिसे आल्हा भी कहा जाता है, आल्हा खंड। ठीक है, और हम लोग सुनते थे। मधुशाला के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अज्ञे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रसमृथि, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी हुकार। तो राइट आंसर उर्वशी ऑप्शन सी। तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, नई कविता का प्रवर्तन कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1936। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1954 से नई कविता का प्रवर्तन माना जाता है। इस तरह से 10 महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हुए जो टीजीटी, पीजीटी और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी से तैयारी करने वाले सभी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। अगले दिन मैं आप सभी को एक एक काल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जैसे आज काल के बारे में और विस्तार से, और भी लेखक भक्ति काल के बारे में, उनकी शाखाओं के बारे में वर्णन करेंगे, और रीत काल के बारे में, रसवादी अलंकारवादी कवियों के बारे में वर्णन करेंगे, और आधुनिक काल जहाँ से गद्य काल चालू होता है, तो गद्य काल के जैसे भारतेंद्र युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, नई कविता का युग, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप लोग उस क्लास को भी देखना, तभी आपका पूर्ण माना जाएगा और आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। धन्यवाद सभी को।